हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसमें जो आपका मैकेनिकल का कितने क्वेश्चन आए थे, जीके का क्वेश्चन कितने आए थे, मैकेनिकल के क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से रहे थे, आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी सारी बातें जो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बता देता हूं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो फ्लूइड मैकेनिक्स से आया था। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले बार एग्जाम में आया था। जैसे कि आपका डार्सी-वेज़बैक इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, किस टाइप का देता है वो, प्रेशर एंड टेम्परेचर से, मास वॉल्यूम एंड प्रेशर का। उसके बाद है आपका हेड लॉस एंड प्रेशर लॉस या फिर प्रेशर लॉसेस ओनली। तो डार्सी-वेज़बैक इक्वेशन क्या है? तो एच एफ इज इक्वल टू, इसको किस तरह लिखते हैं? तो ये होता है आपका 4FL V² बटे 2GD। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका डार्सी-वेज़बैक इक्वेशन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये वाला इक्वेशन जो है वो किससे डील करता है? तो वो आपका हेड लॉस से और प्रेशर लॉस से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आपके कुछ इसी तरह एग्जाम में आएंगे और इन क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट था। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा आपके हार्ड भी नहीं थे। ठीक है, यानी कि मॉडरेट लेवल था। आप उन क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करके, कुछ अलग अलग बुक से रिफ़र करके, अलग अलग वेबसाइट से रिफ़र करके आप उनको अटेंड कर सकते हैं। ईजिली आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो आप पहली बार देखेंगे। तो अगला सब्जेक्ट देखते हैं। तो हमारा जो अगला सब्जेक्ट था वो था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसके 8 क्वेश्चन हैं। आपको पता है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है हर एग्जाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे ही, और इस बार भी चांस है कि आपको प्रोडक्शन से क्वेश्चन ढेर सारे देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन आए थे। जैसे पिछली बार आया था कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग डील्स विद द वुडन पैटर्न, वैक्स पैटर्न, मेटालिक पैटर्न या फिर एलॉय स्टील। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसमें हम वैक्स पैटर्न का यूज़ करते हैं। वैक्स मतलब मोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोम। हिंदी में उसको मोम बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, और इनका भी जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इनके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर, अगर आपने प्रीवियस एसएससी के कुछ क्वेश्चन पेपर देखे हैं या रेलवे के जो पेपर आते थे पहले जेई के, उनके क्वेश्चन से उठा करके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तो आप इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा, और इसके भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं आए थे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ मशीन, जिसको डोम बोलते हैं, उससे हमको 8 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जैसे कि आपका क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो इस बार क्वार्टर जॉइंट आया था, तो नेक्स्ट टाइम आपका नकल जॉइंट आने का चांस है। तो क्वार्टर जॉइंट इज़ यूज टू कनेक्ट 2 रॉड्स विच आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोएक्सियल या फिर वर्टिकल। तो क्वार्टर जॉइंट जो है आपको जैसे पता होगा वो आपका कोएक्सियल के लिए, यानी कि 2 शाफ्ट या फिर 2 रॉड जो है अगर उनका एक्सेस सेम है तो उसके लिए हम क्वार्टर जॉइंट यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे। पर जो डिज़ाइन ऑफ मशीन का जो लेवल था क्वेश्चन का पिछले बार, वो काफ़ी हार्ड था, यानी कि उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए इसके क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स बता दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स 9 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका डोम हो गया, और इसके साथ में इससे पहले हमने डिस्कस क्या किया, वो दोनों सब्जेक्ट से कितना था? दोनों सब्जेक्ट से 8-8 क्वेश्चन थे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं जिससे क्वेश्चन आया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ द पैरामीटर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंपल टेंसाइल टेस्ट, यानी कि सिंपल टेंसाइल टेस्ट से कौन सा पैरामीटर नहीं मिलता। ऑप्शन है आपका यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, हार्डनेस या फिर परसेंटेज एलोंगेशन। तो देखिए, बेसिकली जब आप भी सिंपल टेंसाइल टेस्ट करते हैं, कुछ इस तरह का जो इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस का। तो इस ग्राफ से हमको क्या क्या नहीं मिलता, क्या क्या मिलता है? तो यील्ड स्ट्रेस मिलता है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है, परसेंटेज इलोंगेशन मिलता है। हार्डनेस हमको नहीं मिलता। हार्डनेस हमको कहाँ से मिलता है? तो हार्डनेस के लिए हम अलग टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट को क्या नाम बोलते हैं? तो वीकर हार्डनेस टेस्ट जो होता है उस तरह के टेस्ट से करते हैं। इस सिंपल टेंसाइल टेस्ट से हार्डनेस नहीं पता चलता। और एग्जाम में ऑप्शन में आपको हार्डनेस की जगह एक और टर्म दे सकता है जो कि मैक्सिमम बार देता है, वो होता है यील्ड स्ट्रेन। तो यील्ड स्ट्रेन भी पता नहीं चलता। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और सोम का भी जो लेवल था क्वेश्चन का वो काफ़ी हार्ड था। इस तरह के क्वेश्चंस थे, और कुछ और जो क्वेश्चन थे आपके बीम वगैरह से दिए थे तो उसके क्वेश्चन भी काफ़ी हार्ड लेवल के थे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा कि थ्योरी ऑफ मशीन, यानी कि टोम।
टोम से आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। और मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं हमने ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के अपलोड करके रखे हैं, तो आप वहाँ पर हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोनों का लिंक आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है। तो थ्योरी ऑफ मशीन को डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन का जो क्वेश्चन था वो आपका स्प्रिंग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था। स्प्रिंग से, और आपका देखिए, इफ़ अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब होता है बीच से अगर उसको काट देंगे तो द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्ट टू स्प्रिंग्स आर द 2K, K/2 या फिर 4K। तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप बीच में से काट देंगे तो उसका स्टिफनेस क्या होगा, तो स्टिफनेस जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। तो 2K, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे और इनका भी जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। ये मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है। अगर आपका थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा नहीं है तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी हार्ड लग सकते हैं और टोम के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है। आप इसको अपने हिसाब से भी, मैं आपको टोटल क्वेश्चन बता दूंगा, आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपका बेसिक मैकेनिकल क्वेश्चन होता है। इससे 5 क्वेश्चंस आए थे। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चन थे, जैसे कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द टेंजेंशियल फॉर फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इम्पेंडिंग मोशन, बॉडी एट रेस्ट या फिर मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से क्वेश्चन था, इसमें मोशन ऑफ द बॉडी होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, पर इसमें जो टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसका लेवल जो था वो ईजी आया था। पर नहीं कह सकते, अगली बार इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ भी पूछ सकता है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, तो हमारा अगला सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, पर इस हर बार कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी एग्जाम आप देते हो, हीट ट्रांसफ़र एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलते। हमेशा आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलते हैं और ये 2-3 क्वेश्चन, अगर जब आप रैंक आपका अच्छा आ रहा हो तो ये 2-3 मार्क्स जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन अक्सर लोग सब्जेक्ट में छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, प्रांड्टल नंबर का आया था क्वेश्चन पिछले बार कि प्रांड्टल नंबर इज़ द रेशियो ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, या थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी, इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स, या फिर मोलिकुलर विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो देखिए, जो हीट ट्रांसफर का जो क्वेश्चन आया था प्रांड्टल नंबर का, तो वो होता है आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये इन दोनों का रेशियो होता है। इसमें मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को क्या बोलते हैं हम, तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को बोलते हैं काइनेमेटिक, इसको एक और टर्म है इसके लिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको किससे डोनेट करते हैं, तो इसको हम V से डोनेट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी का भी रेशियो हम प्रांड्टल नंबर ही होता है। तो हीट ट्रांसफ़र का जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट था, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। आपको इसके क्वेश्चन जो है RK जैन से मिल जाएंगे। RK जैन में हीट ट्रांसफ़र के जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। RS खुरमी आप प्रीफर मत करिएगा, क्योंकि RS खुरमी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा ब्रॉड में दिया नहीं है, सिर्फ बेसिक दिया है RS खुरमी में। तो आप RK जैन बुक से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला सब्जेक्ट है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था पिछले बार के एग्जाम में कि थर्मल इंजीनियरिंग से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको थर्मल से क्वेश्चन कम से कम 6 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में। पर पिछले बार थर्मल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था। ये भी हो सकता है कि इस बार भी 2 ही रखें, या ये हो सकता है कि 2 से इसको बढ़ा करके 5 to 6 लेकर के आ सकता है। तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था कि कॉमन साइकिल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, कौन सा साइकिल यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में, ऑटो साइकिल, ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल या फिर रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। तो किसी भी थर्मल पावर प्लांट में हमेशा रैंकाइन साइकिल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसका भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था थर्मल इंजीनियरिंग का काफ़ी इजी था। जैसा आप देख सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट, रैंकाइन साइकिल, कुछ इसी तरह के दोनों क्वेश्चन आए थे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, तो मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस से 2 क्वेश्चन आए थे। मटेरियल साइंस से हर बार एग्जाम में उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था कि रोल ऑफ क्रोमियम इन अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि क्रोमियम का रोल क्या होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, टू मेक स्टील मेलेबल, टू मेक स्टील डक्टाइल, टू मेक स्टील रस्ट फ्री या फिर टू मेक स्टील नॉन टॉक्सिक। बेसिकली देखिए, जो क्रोमियम होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो क्रोमियम यूज़ करते हैं नॉन कोरोसिव के लिए, यानी कि
क्रोमियम की वजह से डस्ट नहीं लगना या फिर आपको उसमें कोरोजन नहीं होना, इसके लिए हम क्रोमियम को यूज़ करते हैं। तो टू मेक स्टील रस्ट फ्री या नॉन कोरोसिव बनाने के लिए क्रोमियम का यूज़ करते हैं स्टील में। और इसके जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या थे, ईजी थे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। अगला सब्जेक्ट देखते हैं स्टीम टरबाइन। ये इसके एक क्वेश्चन आए थे, ज़रूरी नहीं है कि इस बार आए स्टीम टरबाइन से, बहुत छोटा टॉपिक है तो हो सकता है कि इस बार नहीं आए। इन जेट टाइप कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग वाटर पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड स्टीम सराउंडिंग देम, या फिर स्टीम पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड कूलिंग वाटर सराउंडिंग देम, या फिर स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स, या फिर स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट मिक्स। तो बेसिकली जो स्टीम टरबाइन में जो आपका जेट टाइप कंडेंसर होता है उसमें स्टीम एंड कूलिंग वाटर दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। यही एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है, मॉडरेट है, हार्ड है या इजी है, वो आप अपने हिसाब से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट जो था वो था स्टीम नोजल। उसका भी एक ही क्वेश्चन आया था, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का क्वेश्चन था कि द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट स्टीम नोजल हैज़ द थ्रोट सेक्शन ऑफ इनफिनाइट फाइनाइट लेंथ इन एक्चुअल डिज़ाइन ड्यू टू the conversion of subsonic velocity to sonic velocity, the conversion of sonic velocity to supersonic velocity, या the conversion of subsonic velocity to supersonic velocity, या फिर none of the above। तो बेसिकली बोल रहा है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट स्टीम नोजल कैसा होता है वो, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, फिर यहाँ से ये आपका डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला सेक्शन कन्वर्जेंट है, सेकंड वाला सेक्शन डाइवर्जेंट है। तो बेसिकली बोल रहा है स्टीम नोजल में एक थ्रॉट सेक्शन होता है, यहाँ पे जो सेक्शन है इसको थ्रॉट बोलते हैं। तो वो जो है छोटा सा लेंथ का होता है, एक्चुअल डिज़ाइन में क्यों होता है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपका सोनिक वेलोसिटी होता है और यहाँ पे आपका ये आपका सबसोनिक होता है, यहाँ पे आपका सोनिक होता है और यहाँ पे आपका सुपरसोनिक होता है। तो थ्रॉट क्या काम करता है, सबसोनिक को सोनिक वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कन्वर्जन ऑफ सबसोनिक वेलोसिटी टू सोनिक वेलोसिटी, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले आप देख लीजिए कि इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था वो इजी था, मुझे इतना ज़्यादा टफ नहीं लगा। आपको बेसिकली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का, स्टीम नोजल का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नोजल का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और नोजल से क्वेश्चन एक आता है कि नोजल में क्या होता है, तो नोजल में वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है, फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे आती है तो उसकी वेलोसिटी हाई हो जाती है और प्रेशर जो है यहाँ पे हाई रहता है और प्रेशर जो है यहाँ पे आपका लो हो जाता है। ठीक है, ये कुछ टर्म है जो कि आपको नोजल से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो उसके बाद एक आपका क्वेश्चन स्टीम टरबाइन का आया था। क्वेश्चन क्या था कि पार्सन टरबाइन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट इंडस्ट्री बिकॉज द स्टेज इफिशिएंसी इज हाई, द ब्लेड इफिशिएंसी कर्व इज रीजनेबल फ्लैट, द रीजन ऑफ द ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो, या फिर द फ्लो सेपरेशन लॉस इज लेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन भी मुझे उतना ज़्यादा टफ नहीं लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इसका राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो अगला सब्जेक्ट देखते हैं, उसकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि RAC से हर बार एग्जाम में जो RAC वाला जो चैप्टर है वो नॉर्मली आपका थर्मल के साथ कभी कभी क्लब हो जाता है, किसके साथ, थर्मल के साथ, पर कभी कभी ये सेपरेट भी आता है। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था पिछले बार। क्वेश्चन कौन सा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट रिप्लेस R12 इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। R12 को डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन रिप्लेस किया, R24, R11, R134A या फिर R148B। तो देखिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली क्या होता है, R12 रेफ्रिजरेटर जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पहले यूज़ करते थे उसकी जगह पर अभी R134A को यूज़ करते हैं। तो कुछ यही क्वेश्चन आया था और इसका क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो हम आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं IC इंजन के। तो IC इंजन से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन था वो कि फॉर सेम पावर एंड स्पीड द फ्लाईव्हील ऑफ अ 4-स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर्ड विथ अ 2-स्ट्रोक इंजन विल बी बिगर, स्मॉलर, सेम साइज या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपको सेम पावर और सेम स्पीड का फ्लाईव्हील है 4-स्ट्रोक इंजन के लिए कंपेयर टू 2-स्ट्रोक इंजन, तो 4-स्ट्रोक इंजन के लिए आपका बड़ा होगा फ्लाईव्हील, तो एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका भी लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इजी लगा मेरे को। तो आई होप आप टेक्निकल का जो सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। टेक्निकल में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल, टोटल 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। कितने, कौन कौन से सब्जेक्ट से, थर्मल से आए थे, IC इंजन से आया था, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से आया था, थ्योरी ऑफ मशीन से आया था और आपका एक इंजन इफिशिएंसी से आया था। एक क्वेश्चन देखते हैं कि हीट इंजन इज सप्लाइड 30,000 जूल पर सेकेंड ऑफ हीट एंड द रिजेक्टेड हीट इज 21 किलोवाट,
द इफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज़ 35%, 30%, 80% या फिर 40%। तो देखिए कुछ जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे। आपको सिर्फ कुछ बेसिक फार्मूले का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और टफ क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो जो पाँचों क्वेश्चन मैंने देखा है, पाँचों क्वेश्चन का लेवल जो था वो उतना ज़्यादा मेरे को टफ नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक थोड़ा नॉलेज रखेंगे तो बना सकते हैं, और आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने ही होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये 5 मार्क्स जो है आपके मार्क्स से लिए टोटल मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब मैं जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें इन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। आगे देखते हैं नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में जब हम बात हुई थी पिछले बार के पेपर में जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी से आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ सेक्शन हुआ था पिछले बार। जो नॉन टेक्निकल जिसने दिया होगा पेपर उसको पता होगा कि जियोग्राफी कितना ज़्यादा टफ आया था। कि तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉल्केनिक प्लेटू? एनाटोलिया प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, एंट्रूम प्लेटू या फिर ब्राज़ीलियन प्लेटू? तो देखिए जो आपका वॉल्केनिक प्लेटू है वो कौन सा है? तो वो है आपका एंट्रूम प्लेटू। सी करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली मैं बता दूं कि जो जनरल नॉलेज का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। पूरे पेपर में जो सबसे हार्ड सेक्शन था वो जनरल नॉलेज का ही था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के बारे में पूछा गया था। उसमें आपका हिस्ट्री, उसके बाद में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपका बेसिक साइंस हो गया जो दिया था पिछली बार, ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। और एक चीज़ बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। पिछले बार डिफ्रेंशिएट किया था कि 50 क्वेश्चन आएगा या 40 क्वेश्चन आएगा जीके से, नॉन टेक्निकल से, पर इस बार ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। पर पूरे चांसेस है कि जीके आएगा, क्योंकि बिना नॉन टेक्निकल के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अगला जो है आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आया था, 11 क्वेश्चन आए थे टोटल। रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, जैसे सर्टेन कोड में आपको बिस्लेरी को लिख रहे हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, उसी तरह एक्वा को इस तरह लिख रहे हैं, तो किंगफिशर को किस तरह लिखेंगे। तो ये इस तरह के ऑप्शंस थे आपके पास में। मैं सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन के लिए रखा हूँ, ये रीजनिंग डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो रीजनिंग के 11 क्वेश्चन थे और सारे के सारे बहुत ज़्यादा ईजी थे। ये पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है टाइम। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चन आए थे। तो आपको देख लीजिए, पेपर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया हुआ है, अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं डिटेल में सारा पेपर। अगला सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। मैथ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे कि थीफ इज़ नोटिस बाय पुलिसमैन। ये पुलिसमैन वाले जो क्वेश्चन होता है, पुलिस और चोर वाले, वो क्वेश्चन आया था। सैंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 मीटर, 150 मीटर, 190 मीटर या फिर 200 मीटर। इनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो उतना ज़्यादा टफ नहीं था, उतना ईजी भी नहीं था। आपको मैथ्स का जितने भी आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन था, यानी कि मैथ हो या फिर आपका रीजनिंग हो, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रोल प्ले करता है, और वो है आपका टाइम। अगर टाइम आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो आपको फिर टेक्निकल में प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर आप इसमें जल्दी कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अगला सेक्शन देखते हैं, तो इंग्लिश से आपका वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी से थे। किससे? वोकेबलरी से, वोकैब से। तो इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो हार्ड लगा मुझे, क्योंकि मेरा इंग्लिश में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश वोकैबलरी आपकी अच्छी है तो आपको उतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो आपको बेसिकली आपको इंग्लिश का भी थोड़ा सा एक बार देख करके जाना है, वोकैबलरी वगैरह कुछ वर्ड्स वगैरह, तो आपको वहाँ पे इजी होगा। इंग्लिश के बाद कंप्यूटर का कुछ बेसिक से 2 क्वेश्चन आया था कि कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज या फिर जावा। तो देखिए कंपाइलर जो है क्या ट्रांसलेट करता है, तो कंपाइलर जो है बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो उसका क्वेश्चन काफ़ी इजी था, 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही काफ़ी इजी थे। कंप्यूटर आपका फिनिश हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था इन्वायरमेंट से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इन्वायरमेंट का कि 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 10 kg ऑफ CO2, 100 kg ऑफ CO2, 1000 kg ऑफ CO2 या फिर 10,000 kg ऑफ CO2। तो 1 कार्बन क्रेडिट जो है वो इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 1000 kg ऑफ CO2। तो सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, क्वेश्चन इजी थे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा पेपर का आपको एनालिसिस लग गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आपको अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए,
अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप जहाँ पर आप जो भी आपके फ्रेंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।